नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। विपक्ष का धारदार अंदाज जो कल सदन में देखने को मिला था, विशेषकर राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष की हैसियत से जो अपना भाषण दिया था, पहला भाषण, उसमें जिस अंदाज में उन्होंने सरकार को घेरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवाल किए थे, राज्य जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब दे रहे हैं, जब कल राहुल गांधी ने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक धारदार अंदाज में जो अपनी बातें रखी थी, उससे ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार, मोदी जी, अमित शाह बहुत बहुत निरीह से नजर आए थे। सदन में देखने को जो मिला था, कल प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया था और जो गृह मंत्री हैं उनने कई बार आक्षेप किया था, नियमों की पुस्तकें खुली थी कि क्या कुछ बोल रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद देश लगाए बैठे था, अब लगभग 1.25 घंटे से निरंतर प्रधानमंत्री जवाब पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका वो जवाब जो है वो दिखला या दर्शा रहा है कि विपक्ष ने अलाइनमेंट जो था सरकार का, साहेब का, बीते 10 सालों तक जो हमने उनका अंदाज देखा था, वो जो छाती को ठोकना, 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, तमाम वो जो दावे होते थे सदन में, आज वो नदारद थे। और विपक्ष ने जिस तरीके से उन्हें भाषण में वो बातें जो विपक्ष चाहता था कि सरकार की ओर से जवाब आए, खासकर मणिपुर, निरंतर नारेबाजी सदन में होती रही, हंगामा होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन के नेता, इतने निरीह कभी नहीं दिखे बीते 10 सालों में जितना निरीह वो आज नजर आए। और जो हंगामा हुआ उसमें वो 2 बार तो बैठ गए। उन्होंने आसंदी से उसी अंदाज में हस्तक्षेप करने की मांग की जो कल गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए थे कि किस तरीके से राहुल गांधी को बोलने की इजाजत आसंदी दे रही है। वैसे ही कुछ अंदाज आज नरेंद्र मोदी जी का था। और विपक्ष जो नारे लगा रहा था वो मणिपुर को लेकर नारे थे, वो मोदी सरकार डाउन डाउन के नारे थे। और पूरे 1.25 घंटे अभी चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का भाषण सदन में, लेकिन साफ दिखा कि ना उसमें दशा है, ना दिशा है, ना जवाब है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, जो हम उम्मीद कर चल रहे थे कि इस बार ये जो मोदी 3 है उसका सफर आसान होने वाला नहीं है। लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है, आज 7वां दिन है सदन का, और 7वें ही दिन सरकार चारों खाने चित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी बेहद बेहद कठिनाई में, मुश्किल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का जो कल डर वाला जो उन्होंने कहा, बताया था देश को कैसे डर फैलाती है बीजेपी, कैसा डर फैलाते हैं प्रधानमंत्री जी, उसका जवाब झूठ से देने का प्रयास किया कि कांग्रेस झूठ बोलती है। उनकी तरफ से जो जवाब आने थे, जो राहुल गांधी ने जो इश्यूज उठाए थे, महंगाई, बेरोजगारी, मूल समस्याएं देश की अग्निवीर, वो उसके सीधे और सिलसिलेवार जवाब प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं आ पाए। इधर उधर की बातें ही प्रधानमंत्री जी अभी तक कर रहे हैं, उनका जवाब चल रहा है। हम ये जो आज प्रधानमंत्री का जो अलाइनमेंट गड़बड़ाया है, इसी पर बात करेंगे। बात करने की जो हमारी ये नियमित डिबेट होती चलेंगे, हमारा जो खास पैनल जुड़ता है ये शाम 6 बजे की डिबेट में। हमारे खास मेहमानों में हमारे साथ जुड़े हैं राजेश ठाकर साहब, गुजरात से जुड़े हुए हैं, अरुण दीक्षित साहब हैं, भोपाल से जुड़े हैं, और प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं हमसे, और मेहमान भी हमारे साथ भी जुड़ेंगे। हम सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबका स्वागत करेंगे और हमारे दर्शकों को स्मरण कराएंगे कि आप लोगों को, आप निरंतर देखते हैं, आप लोगों का अपने अपने क्षेत्र में दीर्घ अनुभव है, जोरदार बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, बिना लाग लपेट बोलते हैं, और आपकी पकड़ जो है, देश की राजनीति पे निगाह रखा जाना आप निरंतर रखते हैं, और जितने भी मौजूद विषय होते हैं उनका विश्लेषण, उन पर बातचीत। तो हम सबका स्वागत करेंगे। राजेश साहब, शुरुआत में आपसे कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में आपने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, और अब आप बीते 10 सालों से उन्हें संसद में देख रहे थे। मोदी 3 पहला भाषण, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी जो अब तक चल रहा है? क्या कहिएगा जिस तरीके से वो कहीं कहानी, कहीं किस्से, और बहुत इनरिलेवेंट है कई चीजें तो जो समझ से परे हो रही है, वो देश को बार बार कह रहे हैं कि देखिए क्या कुछ विपक्ष कर रहा है, देश देखे। इसके पहले संसद में क्या हुआ वो भी देश ने देखा है। तो आज जो मोदी जी की निरीता और कल जो थी,
लेकिन आज जो जवाब में ज्यादा दिख रहा है, उनके नजर आ रहा है कि बिल्कुल दिशाहीनता है। आपकी प्रतिक्रिया से शुरुआत करूंगा राजेश जी। खिसिया ने बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति है प्रधानमंत्री की सदन के अंदर, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान जो प्रायोजित साक्षात्कार थे उसमें एक इंटरव्यू में कहा था, जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो कौन राहुल गांधी, तो कल 1.5 घंटे के भाषण में राहुल गांधी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और प्रधानमंत्री को बता रहे थे कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आपने जिस व्यक्ति को सदन से बाहर निकालने की कोशिश की थी वही व्यक्ति जो है आज नेता सदन होकर आपके सामने खड़ा है। सबसे पहला फ्रस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ये था कि जिस व्यक्ति को खत्म करने के लिए इतने पैसे लगाए, इतना सोशल मीडिया जो है उस पर काम कराया गया, उसके बावजूद भी वो आज जो है उनकी बराबरी पे आकर संसद में खड़े हो गए। अमित शाह ने एक जनसभा में कहा था कि ये जो चुनाव है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। आज सदन के अंदर जो है स्थिति राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो गई। अब जो है दोनों एक दूसरे के सामने हैं और बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। और कल जब राहुल गांधी को बोलने का वहां पर मौका मिला, वो 1.5 घंटे बोले थे। आप समझ के चलो कि नरेंद्र मोदी 3 घंटे बोलेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का जवाब देने के लिए उनको 3 घंटे चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी ने जितने बिंदु उठाए, आप देखिए कि जो पूरा इंडिया का कैंपेन था वही कैंपेन सदन के अंदर लेके आए। संविधान हाथ में पकड़कर चुनाव लड़ा, संविधान हाथ में पकड़कर शपथ लिया और उसी संविधान को हाथ में पकड़कर उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो डर की राजनीति है उसके खिलाफ बातें की। राहुल गांधी ने यह भी किया कि जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, जो हिंदुओं के हितैषी कहलाते थे, बहुत सारे विशेषण जिस पर लगते थे, उसको हिंदू क्या है ये भी सदन के अंदर सिखाने की कोशिश की। ये कितना सीखे कितना नहीं सीखे नहीं जानता मैं, लेकिन वहां पर उन्होंने ये भी बताया और उससे सदन से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि इस चुनाव के अंदर सांप्रदायिकता हारी है। वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो परिणाम मिले हैं उस परिणाम के अंदर नरेंद्र मोदी ने जितनी कोशिशें की, बहस, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें वो धराशायी हो गई। तो वो मैसेज जो है नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश को भी दे रहे थे कि आज तक हिंदुओं का इस्तेमाल जो है इन लोगों ने वोट बैंक की तरह से किया है। तो जो पॉलिटिकल हिंदू है वही इनके काम के हैं, बाकी जो हिंदू है इनके काम के नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वैसे सहिष्णु होता है, हिंदू जो होता है वो ब्रॉड माइंडेड होता है, हिंदू किसी पर हमला नहीं करता, वो अहिंसा में मानता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल हिंदू है वो जो है वो 24 घंटे हिंसा में मानते हैं। कल राहुल गांधी ने अभी ये बयान दिया, गुजरात के अंदर सुबह 4 बजे वो बयान सच हो गया। गुजरात के कांग्रेस कार्यालय के ऊपर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 20-25 लोगों ने रात के अंधेरे में सुबह लगभग 4 बजे गेट में घुसकर तोड़फोड़ करी और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, राहुल गांधी के जो पोस्टर था उस पर काली पोती ये करके चले गए। उसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी ने जो कहा था ये जो पॉलिटिकल हिंदू है वो हिंसा में मानते हैं, वो किसी की बात को सुनते नहीं है, वो बिल्कुल सहिष्णु नहीं होते, ये गुजरात के अंदर सोच। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने नीट से लेकर अग्निवीर से लेकर रोजगारी से, यानी कि 2014 में जो बातें करी थी और 2024 तक जो चीजें फुलफिल नहीं कर पाए थे, हर एक चीज की सदन के अंदर याद दिलाई, जो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है कि भाई आप जो वादे और वचन करके लोगों के आए थे वो वादा खिलाफी हुई है और उसके बाद अब आए हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि भाई अब की बार जो है वो उसको पूरा कीजिए। और जितना भी अन्याय, अत्याचार, दुराचार लोगों के साथ हुआ है, वो मणिपुर की घटना हो या दूसरी घटना हो, उस सारी को एड्रेस किया। तो राहुल गांधी का जो भाषण था वो लगता था कि नेता सदन बोल रहा है, परिपक्व नेता बोल रहा है और सरकार के खिलाफ जितने भी उनके मन में सवाल है या जनता से जो फीडबैक मिला चुनाव के दरमियान, वो सारे जो सवाल है वो लेके सदन के अंदर आए हैं और ये बता रहे हैं कि भाई अब की बार जो सरकार है वो मोदी सरकार नहीं है। जैसे अखिलेश ने आज कहा कि हारी हुई सरकार यहां पर बैठी है, तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, तो मोदी सरकार ये है नहीं, ये है वो एनडीए वाली सरकार। तो आप
को लोगों ने सबक सिखाया है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन आपको भी इतनी ताकत नहीं दी कि रात को 12 बजे सदन का गेट खोल के जीएसटी लागू कर दो। आपको इतनी ताकत नहीं दी कि आपके मन में आया और रेडियो पे आके या टीवी पे आकर आप नोटबंदी लगा दो। तो ये जताने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे कि विपक्ष में हमको लोगों ने ये मैंडेट दिया है कि आप जाओ और जो बातें थी हमारी वो मजबूती से वहां पर करो, क्योंकि पिछली बार इतने मजबूत हमको नहीं बनाया था जनता ने। इस बार बिल्कुल मजबूती के साथ आपके सामने हम खड़े हैं। आप 240 है, हम 233 है इंडिया गठबंधन से। आप चंद्रा बाबू और नीतीश को मैं इसलिए नहीं गिनता हूं कि ये चाइनीज पार्टनर है इनके, ये उनके स्वाभाविक पार्टनर नहीं है। ये पिछले 4-5 महीने में जो वो फेविकॉल वाला जोड़ है वो कभी भी छूट सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी और जो पुराने एनडीए के थोड़े लोग हैं शिंदे विंदे जैसे, उतने ही लोग यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। उसमें भी जब ये कहा गया कि ये हिंदुओं का अपमान, ये उनकी स्टाइल है कि आप गुजरात के किसी कौभांड के बारे में बोल दोगे तो कह देंगे कि 4 PM जो है वो गुजरात विरोधी है, गुजरात को बदनाम करने की ये मीडिया चैनल कोशिश कर रही है। यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और सारे लोग, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बुझा नहीं था कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी खड़े हुए उनका कहा कि ये विषय अति गंभीर है। तो जो उनके गुर्गे थे उन सालों को पता चला नहीं इस पर हमको रिएक्ट करना है। तो उसके बाद अमित शाह खड़े हुए, क्योंकि उनको तो खड़ा होना ही है। उसके बाद अमित शाह खड़े हुए, रिज्जू खड़े हुए, शिवराज सिंह खड़े हुए, वो सारे लोग जो है वो बोलने की शुरुआत की कि ये ले जाना है बाहर। लेकिन आज अच्छा मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जूता पहन के बाहर निकले राहुल गांधी के खिलाफ, उससे पहले राहुल गांधी की सच्चाई जो है लोगों तक पहुंच गई थी। तो वहीं पर राहुल गांधी ने कहा नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी ये हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है, आरएसएस यानी हिंदू नहीं है। यानी कि आप जो व्याख्या गढ़ रहे हो जो हमारे साथ है, अयोध्या के हिंदू अब हिंदू नहीं रहे, अयोध्या में वोट नहीं मिले तो वहां के हिंदुओं को ये लोग गाली देने लगे। तो यही बात सदन के अंदर राहुल गांधी ने की। ना आप हिंदू के हो, ना आप भारत देश के, आप सिर्फ अपनी कुर्सी को हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा जो आपको यहाँ पर लागू करनी है उसका वो काम कर रहे हैं। तो हर बिंदु से उनके आइडियोलॉजी पर जो है वो प्रहार किया, उनके व्यक्तिगत जो आचरण है उस पर उन्होंने प्रहार किया, उनकी जो नीतियां थी उन नीतियों के बारे में उन्होंने कहा, वो लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा, संविधान की बार बार उन्होंने याद दिलाई। यही आप सदन था जिसमें आप सुनते थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे। आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, पीछे का आप दृश्य देखिए, रिज्जू जी और दूसरे लोग जो बेंच जो है वो थपथपा रहे हैं, उसमें फोर्स कितना है ये देखेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल अखिलेश ने कहा वो सच बात है कि ये हारी हुई सरकार है। बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री के पीछे जिस प्रकार से खड़ा रहना चाहिए उनको पहले रहते थे वो नहीं दिख रहा है। कल भी आपने देखा होगा सारे लोग खड़े हो गए, नितिन गडकरी जो है वो अपनी जो शारीरिक मुद्रा थी उसमें से 1 सेंटीमीटर भी इधर से इधर नहीं हुए, तो वो भी जो है वो मजा ले रहे थे कि ठीक है भाई जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और उसके विपरीत राहुल गांधी के पीछे पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर खड़ा हुआ। दूसरी एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने देखी आज के जवाब में, राजेश जी आज के जवाब में वहां भी ये जो मुद्रा है, भाव है, दिशाहीनता है, कहीं से कहीं कोई तारतम्य नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण होते थे, 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, और सिलसिला जो होता था कहीं से कहीं तक कोई मिलान नहीं हो रहा है। हम जो पा रहे हैं देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये पूरे का यहाँ भी आप देखिए सब शांत बैठे पूरे समय, जिस तरीके से हंगामा नारेबाजी, तो वो भी मुद्रा अलग दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में भी थोड़ी सी कहीं एक चैन तो होगा लोगों की, चलो आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अकेला सब पे भारी पे तो बहुत अच्छा मुआ मोहित्रा ने कहा कि आप कितने लोगों को पर भारी पड़े आप। तो हर वो चीज जो चुनावी सभा में भी नरेंद्र मोदी ने कही थी वो चीज का भी जो है यहाँ पर तो मैं यही कह रहा था कि राहुल गांधी ने जहां से छोड़ा वहां से दूसरे नेता ने पकड़ा, दूसरे नेता ने जहां से छोड़ा वहां से अखिलेश ने पकड़ा, अखिलेश ने जहां छोड़ा वो मैया। तो बिल्कुल आपको जो स्पीच है सारे लोगों की वो सिंक्रोनाइज दिखेगी और उसमें एक चीज आपको दिखेगी कि सारे लोग जो है वो प्रधानमंत्री को पॉइंट करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला कर रहे हैं। क्योंकि जो राजनीति थी गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग कर दो तो
कांग्रेस बिखर जाएगी। अब जो है इंडिया गठबंधन यही कर रहा है कि इनको कमजोर कर दो, इनको अलग थलग कर दो, तो जो है ये लोग कमजोर हो जाएंगे। तो बिल्कुल उन पर ये वार किया गया। जो आप कह रहे हैं कि जो कहता था मैं अकेला सब पर सीना ठोकते थे, उसी को महूमा मोहित्रा ने कहा ना, डरिए मत बैठिए। तो इस देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर कोई एक महिला ये कह रही है कि बैठिए, आप डरिए मत, सुनिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 2 बार आ गए थे, अब यहां थोड़ा सुन लीजिए। तो बिल्कुल तंज कसे गए हैं, उनकी नीतियों पर बोला गया। आज जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, वो बॉडी लैंग्वेज वही चुनावी सभा वाली बॉडी लैंग्वेज है जो एक फेस के बाद दूसरे फेस में बिगड़ती गई थी। आज भी जो कह रहे हैं, शोले फिल्म के डायलॉग बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री, और वही स्टाइल में बोल रहा है कि मौसी ये, मौसी ये। तो आप वडनगर के हो, वडनगर जो है अभिनय कला के लिए बहुत जाना जाता है, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, ताना रैली का शहर है। तो आपकी अभिनय कला है वो आप रिजर्व रखिए उस मंच के लिए। आप यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री, फिर भी वो बात कही गई, बालक बुद्धि बोला गया राहुल गांधी को, 50 साल पहले की बात की गई। उससे ज्यादा अहंकार अभी छूटा नहीं, उससे ज्यादा उन्होंने ये कहा कि 2014 में इस देश का जो व्यक्ति है वो निराशा में चला गया था। उसको ये हो रहा था कि इस देश का क्या होगा, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि फिर एक महामानव आया ईश्वरीय अवतार लेकर, और उसने यहां से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन ये कहते हुए ये भूल गए कि 2014 में लोगों ने जिसको ईश्वरीय अवतार माना था, 2024 आते आते पता चल गया कि भाई ये तो जो है ईश्वरीय अवतार नहीं है। ईश्वर के नाम पर जो है जो लोग करते हैं वही खेल ये कर रहे हैं। जो आशाराम करते हैं, राम रहीम करते हैं धर्म के नाम पर, वही खेल राजनीति के अंदर ये कर रहे हैं। तो आपकी जो पोल पट्टी है वो 2024 में आते आते खुल गई। वो 99 सीट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो खुद जो है नायडू और नीतीश के जो ग्रेसिंग मार्क दिए गए हैं, नीट में जैसे दिए थे, ऐसे ग्रेसिंग मार्क पर आज देश के प्रधानमंत्री बनकर वहां पर खड़े हैं। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन। दूसरी चीज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अलावा कोई भी सांसद जो है वो प्रधानमंत्री की स्पीच पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, उनके पीछे जो है वो बेंच नहीं थपथपा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको बेचैन कर रही है। उनको ये भी पता है कि जिसको मैंने ये सदन से निकालने की कोशिश की थी, यही सदन में उन्होंने कहा था कि यहां दिखेंगे नहीं विपक्ष जो है। इसी संसद में कहा था कि 10 लोग भी कांग्रेस के चुन कर नहीं आएंगे। आज जो है वो अहंकार जो था, जो मैंडेट अपने जेब में लेकर अब की बार 400 पार का नारा लेकर निकले थे और 400 पार की हवा निकल गई, तो वो सारी चीजें उनको पता है कि मैंने क्या कहा था और क्या हो गया। और उसी के बारे में राहुल गांधी जब बार बार बोलते हैं, आप दुखती नस पर किसी के हाथ रखते हो तो फिर आदमी विचलित हो जाता है। और वो विचलित हुए नरेंद्र मोदी आज सदन के अंदर दिख रहे हैं। वो बिल्कुल मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर 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 इतने नारे लग रहे हैं, फिर भी मणिपुर शब्द जो है वो नहीं अपने बोल रहे हैं, ना नीट पर बोल रहे हैं, ना किसी नीति पर बोल रहे हैं। वो सारी जो है हवा में, जैसे चुनावी भाषण करते हैं सड़क पर, ऐसा ही भाषण संसद के अंदर उनका दिख रहा है। और उसकी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज वो दिखाने की तो कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी आदमी डरा हुआ है, शेर सामने आ गया है, फिर भी वो शेर को सामने चिल्लाएगा। वो सोचेगा कि शायद शेर जो है वो मुड़ जाएगा वहां से। तो यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो खुद डरे हुए हैं, फिर भी वो चिल्लाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं अभी मेरा मिजाज ये है। लेकिन उनको उनकी सेना जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, दिख रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल बेनूर, जो अखिलेश ने बहुत अच्छा से वो शेर कहा था कि बिल्कुल बेनूर है। जो हारे हुए लोग हैं उनके चेहरे पर देखो च्यवनप्राश खाया हुआ ऐसी लालिमा है। और जो जीत कर शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उन सारों के चेहरे क्या है। तो सदन के अंदर जो पहला ये सेशन हुआ है उसमें मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने एडवांटेज ले लिया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा लौटा। अरुण सर, जो आपने भी देखा है, हम जो बात कर रहे थे कि ना नूर भी उड़ा है, नूर पूरी तरह से गायब और बिल्कुल बेपटरी है टोटल। और ये पहला भाषण राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालने के ठीक बाद का पहला भाषण। कल पूरा बिखराव दिखा था और आज तो पूरी तरह से बिखरा हुआ दिख रहा है। जो बात कही कि एकदम शांत बैठे हैं वहां, जो ट्रेजरी बेंच शांत है और कहीं से कहीं कोई रिएक्शन नहीं है और इतना हंगामा।
और वो भी वैसे ही कहीं एक आसंदी से गुहार लगाते नजर आए जैसे कल गुहार लगा रहे थे अमित शाह। क्या कुछ आप नंबर दीजिएगा? मुझे लगता है कि शायद जो वो 99% और जो कहानियां सुना रहे हैं कि बालक बुद्धि और टिफिन चोर क्या क्या, आपकी अपनी प्रतिक्रिया अरुण सर। संजीव जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का घटिया, निर्मम, अत्याचारी और निर्दयी आदमी नहीं देखा। दिल्ली की उस संसद से मुश्किल से 180 किलोमीटर की दूरी पे सिकंदरा राव में इस वक्त 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं। जी, बड़ी घटना। बहुत लोग मरे। अभी भी कलेक्टर कह के गया कि अभी पता नहीं है कितने हैं, मैं अभी देख रहा था। सर, वहां वो आदमी सिर्फ मैं बकरी की तरह मिमिया रहा है और वो बातें कर रहा है जो स्कूल की लड़ाई में, वो जब स्कूल के बच्चे का रेफरेंस दे रहे थे तब आप ये समझो कि वो खुद उस बच्चे की जगह थे और कुछ नहीं कर सकते। तो जिन मुद्दों पर बात करनी है, जहां आपको जवाब देना है, वो कोई मुद्दे पर बात उन्होंने नहीं की। एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, आगे बात करने से पहले यहां मैं कहूंगा, राजेश भाई सहमत होंगे, कि जिस आदमी ने पिछले 10 साल में अपने और कैमरे के बीच में कोई परछाई नहीं आने दी, आप देखो कितने भाजपा नेताओं को कलाई पकड़ के धक्के मार के बीच से हटाया गया। वो आदमी किसी की परछाई बर्दाश्त नहीं करता। उसके सामने राहुल गांधी सीना ठोक के खड़े हैं, अखिलेश यादव सीना ठोक के खड़े हैं, ये लड़के ये सीना ठोक रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो जब इनकी स्थिति आज यही है कि जैसे हम लोग छोटे थे, वो मदारी बंदर लेके आता था तो उसके बंदर को छड़ी मार देते थे तो खूब चिल्लाता था, खूब वो करता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। देखो बंधा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी उस बंधे हुए बंदर की तरह नजर आए। सच सब है। अगर कोई बात गलत होती जो कल राहुल गांधी ने बोला, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीकर को लेकर के। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं आया तो आप तने खड़े रहे और जब वो आए तो आप 90 डिग्री पे झुक गए। इसका जवाब स्पीकर मोहन ने दिया कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है। तो मैं एक आम हिंदुस्तानी की हैसियत से पूछता हूं कि संस्कार, संस्कृति सब सर्वोपरि है, लेकिन पद की कोई गरिमा होती है? वो आपने नहीं रखी। दोनों कल प्रमुख कल पद। कल राहुल गांधी ने इसका स्मरण कराया था कि आप सदन में सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े आप हैं। जी, आप यही सोचिए कि जब वो कहते हैं कि मैं तो, मेरे संस्कार ऐसे हैं, तो मैं तो अनुरोध करूंगा ओम बिरला जी से कि आप सदन में जाने से, आसंदी पर जाने से पहले संसद में जो 543 एमपी हैं उनमें से जितने आपसे बड़े हैं सबके पांव छू के जाइए। तब तो लगेगा कि आपकी संस्कृति है, आपके माँ बाप ने सिखाया है। आप एक आदमी के जिसकी कृपा से आप बने हैं, जिसने आपकी तमाम अयोग्यताओं को दरकिनार कर आपको आगे बनाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके आगे झुकते रहे। ऐसा ही तमाशा हमने और देखा था। तो कल से अगर ये करें कि सुबह जाएं तो जितने लोग हैं सबके बड़ों के पांव छूके जाएं, तब तो लगेगा बहुत संस्कारवान है। और अगर नहीं तो विपक्ष के सदस्य कहेंगे अरे बैठो। ऐसा नहीं है। एक संसदीय मर्यादा का पालन आसंदी को करना होता है। आप बैठिए। माननीय, हमने देखी है विधानसभाओं में, लोकसभा मैंने भी 10 साल कवर किए। तो जब आप सारी चीजें भूल जाते हो तो कल से ये उम्मीद करें कि वो घर सदन में घुसे और सबके पांव छूके जाएं। दूसरी बात जो हो रही है इससे, इसके साथ ही, कि कैसे हमारे बड़े पदों का अवमूल्यन हुआ है, कैसे उन्हें गिराया गया है। भाई, प्रधानमंत्री ये बताने पहुंचे राष्ट्रपति महोदया के पास कि उनके पास बहुमत है और राष्ट्रपति महोदया उनको दही शक्कर खिला रही है। ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि आपने जो पद हैं उनके अनुरूप, उनकी पद की गरिमा के अनुरूप लोग नहीं चुने। आपने वो लोग चुने जो आपकी गरिमा को आगे बढ़ाएं। पद छोटा हो गया, आपको बड़ा कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष सर्वोपरि होता है, सदन में उसकी बात चलनी चाहिए। वो कहते हैं सदन के नेता। अरे सदन के नेता के ऊपर बैठाने के लिए आपको चुना गया है। सारा सदन, हर एक व्यक्ति आपके सामने सर झुकाता है। अगर कोई सदन से उठ के भी जाता है तो झुक के गर्दन टेढ़ी करके जाता है और आप उसके आगे झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप इस लायक नहीं थे, आपको पहुंचा दिया गया। ठीक दूसरा भी काम वही है उस पद के लिए। गरीब परिवार से, दलित परिवार से, आदिवासी परिवार से आई हैं, लेकिन उस पद पर बैठने के बाद उन्हें कम से कम इतना तो एहसास रहना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। जानबूझ के अरुण सर, एक और मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इरादे नेक नहीं है विपक्ष के, खतरे वाले हैं,
ये ऐसे कैसे, ये कहाँ इरादे कौन से? वो तो देश में जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, जनता की जो बात है, वही तो राहुल गांधी ने कल उठाई थी, और आज वही तो जवाब मांग रहे थे जो नारेबाजी हो रही थी। वो जो अभी राजेश भाई कह संजीव रहे थे कि उन्होंने मणिपुर पे एक लाइन नहीं बोली। तो ये जो ये संजीव भय, जी, दहशत, ये इसे कैसे, इसको ये कौन से, और वो जो आसंदी से निर्देश, वो एक तरीके से कहीं निर्देश देते नजर आए, जो कहा था ना कि इशारा आपका चले, अखिलेश ने कहा था, यादव ने, नीचे से ना हो, वो इशारा कर रहे थे कि आप अब एक्शन में आ जाइए महाराज। कल यही बात आप जो कह अमित रहे शाह हैं ने की। आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात पे ला रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। भाई इशारा जिनका चलना चाहिए था, उन पदों पर उन लोगों को बैठाया जो इनके इशारे पर नाचे। मैं वही सर, बात कर रहा हूं। अब आज क्या हुआ है, अब पहली बार अध्यक्ष महोदय को भी एहसास हुआ है कि विपक्ष में जो लोग हैं, आप उनको चलो चलो करके नहीं कर सकते, आप उन्हें दबा नहीं सकते हैं। जब वो सवाल उठा रहे हैं, होना ये चाहिए था, हमने बहुत बहुत बड़े बड़े योग्य लोगों को लोकसभा और विधानसभाओं में देखा है कि जितने सवाल कल राहुल और अखिलेश ने उठाए थे, बात उन पर होनी चाहिए थी। लेकिन नरेंद्र मोदी उन पर जवाब नहीं दे सकते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो नहीं है। आप कह रहे चुनौती, अरे किसकी? विपक्ष में आपकी उम्र की तुलना में कम उम्र के 20-20 साल छोटे लड़के हैं आपसे वो, और वो जब गंभीर सवाल कर रहे हैं तब आपको टिफिन याद आ रहा है, तब आपको भालू बंदर याद आ रहे हैं। मतलब यह है कि आप वो जिस तरह से आपने जमावट की थी, अगर विपक्ष में जैसा कि उन्होंने कहा था कांग्रेस के 10 सांसद नहीं आएंगे, अगर वो ऐसी स्थिति बनती और भारत की जनता ने इनका साथ दिया होता, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कल जो कुछ सदन में हुआ होता? नहीं होने देते। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदस्य नहीं होने देते। राजेश भाई कह रहे थे कि बाकी सदस्य चुप हैं, वो रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको तो फट से इधर जाने में तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आप नीतीश को ले लीजिए, चाहे रेड्डी को नायडू को ले लीजिए, दोनों की जो दुर्गति और जो अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है, मुझे नहीं लगता कि भूल गए होंगे। ठीक है, कुर्सी चाहिए, पावर सबको चाहिए। हुआ क्या है सदन में कल से आज तक? अगर सामान्य स्थिति होती तो हम ये मानते कि राहुल गांधी या एनडीए यूपीए के लोगों ने या इंडिया के लोगों ने जो उठाया है मुद्दा, उस पर तरतीब से क्रमवार जवाब आएगा। लेकिन यहाँ क्या आया? क्यों? क्योंकि अंदर से इतने विचलित हो गए हैं कि वो उस ट्रैक पे नहीं जा सकते। चुनौती क्या है? चुनौती पहली बार ये आई कि आपके लोग हो करके हल्ला करके बैठ जाओ, गाली गलौज करके सामने वालों की जबान बंद नहीं कर पा रहे हैं, और वो ऐसे सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जो जिनको सुन के आपकी जबान बंद हो रही है, आपकी जबान लड़खड़ा रही है। आप देखिए कितनी बार लड़खड़ाए, कितना पानी पिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका सीना ठोक ठोक के एक अकेला सब पर भारी करते करते उनका 10 साल का सफर पूरा हुआ। अब एक अकेला पिट रहा है सदन में, पीछे से लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। ये भी दुनिया देख रही है। आज की स्थिति देखो आप, और मुंह देखो, बार बार पानी। अरे भाई, जो मुद्दा उठाया है, मैं एक सामान्य नागरिक के नाते से पूछता हूं, क्या आप मणिपुर को इस देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या मणिपुर के प्रधानमंत्री आप नहीं है? बता दीजिए कि नहीं है। क्या 24 लाख, चूंकि ठीक है ये बहुत गलत बात है, लेकिन मैं कहता हूं चूंकि आप संतानहीन हैं, आपको किसी के बच्चे से कोई कोई उस तरह का मोह नहीं है कि बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है। हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हमने बच्चे कैसे पढ़ाए हैं, कैसे उनकी परवरिश की है, कितना खर्च किया है, कितनी ताकत लगी, कितना मेहनत लगी है। उन बच्चों के साथ 25 लाख बच्चे ठगे गए, और आपके मुंह में दही जमा है, आप नहीं बोल सकते, और आपको बंदर और बिल्ली और बच्चे का टिफिन याद आ रहा है। अगर स्कूल गए होते तो अच्छे ढंग से पता लगता कि ऐसी किस्से नहीं होते हैं, ये झूठे किस्से। चूंकि स्कूल भी नहीं गए भाई, हम सब स्कूल गए, हमने टिफिन बांट के खाए हैं, एक दूसरे लड़े भी हैं, स्कूल में खूब लड़ाइयां हुई। चूंकि नरेंद्र मोदी इन चीजों से नहीं गुजरे हैं, तो वो काल्पनिक किस्से गढ़ते हैं। काल्पनिक किस्से गढ़ने के बाद फिर जो पीछे बैठी फौज थी वो ताली बजाती थी। अब पिछले एक सप्ताह से जो हो रहा है, वो सीधी उंगली उठ के आती है, और उंगली उठाने वाले कौन है? वो लड़के हैं जिनको बदनाम करने के लिए, जिनको किनारे करने के लिए पिछले 10 साल में अरबों रुपया खर्च किया नरेंद्र मोदी की टीम ने, सब जानते हैं। तो आज मुद्दे पर बात करके प्रधानमंत्री विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, पॉइंट वाइज बात करते, एक एक चीज की बात करते, लेकिन वो कर नहीं सकते। मुद्दा यह है,
कहां से शुरू करें, क्योंकि अयोध्या की बात आएगी और अवधेश प्रसाद सामने बैठे हुए हैं। उस अयोध्या में कितनी लूट हुई है, सड़कें धंस गई हैं, नए निर्माण गिर रहे हैं, भगवान का मंदिर टपक रहा है। एक एक सड़क की जो लागत 66 करोड़ प्रति किलोमीटर से आई है, वो सब खत्म हो गई है। तो इनका जवाब, अभी तो बात आएगी ना, पूछा जाएगा कि भाई इतनी जल्दी। अब इसीलिए अमित शाह खड़े होते हैं, बचाने वाला कौन है? कल सब खड़े हुए, पहली बार मजा आया कि उस कुर्सी पे कांटे लगे थे, प्रधानमंत्री 3-3 बार खड़े हो गए। तो ये जो चीज है, इसका एहसास आप और हम इसलिए नहीं कर सकते कि हम उस दौर से कभी, हमारा जीवन में स्वभाव ऐसा नहीं रहा है। लेकिन उस आदमी की सोचिए कि जिसकी सिर्फ मनमानी करने की, एक क्रम से चलने, पहले गुजरात में मनमानी की, जिसको राजेश भाई बहुत अच्छे से बताएंगे। उसके बाद दिल्ली में आके जो मनमानी की, पूरी बीजेपी खत्म कर दी। उसके बाद राज्यों में, आज शिवराज सिंह कल बहुत कूद रहे थे बेचारे सदन में, लेकिन जितना बेइज्जत लाखों लोगों के सामने जैसे नरेंद्र मोदी ने उन्हें किया। और क्यों किया? क्योंकि वो, अगर वरिष्ठता देखें तो भारत की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में नरेंद्र मोदी से आगे हैं। तो इस तरह से वो हर लाइन उन्होंने छोटी करने की कोशिश की है। विपक्ष को तो मान ही लिया था, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब विपक्ष सामने खड़ा है, और ऐसे खड़ा है कि हर बात में टोंच मार रहा है, हर चीज में है। मणिपुर पे जो कल से आज तक नारेबाजी हुई है, अभी भी हो रही है, भाई क्यों नहीं बोल रहे? हम तो गांव के रहने वाले हैं, वहां जेठ ससुर का नाम नहीं लेती महिलाएं, तो क्या नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं ले रहे हैं? ऐसा कोई नाता है मणिपुर से? क्यों नहीं? MNOP, भाई MNNM नमो नमो कर रहे थे, तो नीट और मणिपुर में बात कर लो। इसके लिए नहीं, अब सब जो अध्यक्ष जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनको ये समझना पड़ेगा कि पद क्या होता है और व्यक्ति की उम्र क्या होती है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो कल मैं तो उनसे विनती करूंगा कि आप आराम से, अगर पद पे रह के गरिमा रखना चाहते हैं तो पांव छू के जाइए सबके, और नहीं तो कल हाथ जोड़ के उतर आइए कि मैं इस लायक नहीं हूं। अगर ऐसा करेंगे तो इतिहास में जाने जाएंगे, क्योंकि सामने जिन्होंने बनाया है, अब जो कुछ फायदा होना था हो चुका है। सदन के भीतर अगले आने वाले दिनों में संजीव जी, रोज उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, जो उन्होंने न विधानसभा में और न लोकसभा में पिछले 10 साल में किए। क्योंकि अब ये लोग डरने वाले नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अखिलेश और राहुल की तो बात मान लेते हैं, पर वो लड़की महुआ मोइत्रा, उसने तो जो, जिसको असंसदीय शब्द हो जाएगा, जिसने तो सीधे मुंह पे मारा है कि तुमने मुझे सदन से निकलवा दिया, तुम मेरे इलाके में 2-2 सभाएं कर गए, फिर भी मैं सामने खड़ी हूं डंके की चोट पे, और वो सब बात करेगी। ये नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो राजेश भाई ने कहा था 2-4 दिन में आप देख लीजिए, ऐसा ना हो कि बाल नोचने लगे सदन में, उठ के चले जाए। महुआ के भाषण के समय तो निकल ही गए थे। ये सबसे बुरी बात जो है कि जो इन्होंने बोया है 10 साल, भाई अकेले नितिन गडकरी ने, राजनाथ सिंह का अपमान नहीं किया क्या? जी जी। एक छोड़ दीजिए अमित शाह को, तो जब आपने अपनी पूरी टीम को पीटा है, और अब सामने वाले जब हमला करेंगे तब पीछे वाले क्या करेंगे? वो मजे लेंगे, क्योंकि कल तक आप पीट रहे थे। और सबसे गंभीर बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को ये देखना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जो सवाल विपक्ष ने उठाए, जिन बातों पे विपक्ष जवाब चाहता है, वो जवाब दीजिए। टिफिन चोरी और लड़ाई, इसके इसे सुनने के लिए, ये कहने के लिए संसद नहीं है। ये तो आप देश भर में घूम घूम के, आप मंगलसूत्र से शुरू हुए तो मुजरे पे पहुंचे थे, सबने देखा है। अगर आप वो भी यहाँ भी वही करेंगे तो ये मान लीजिए कि आपकी अभी तो वो स्थिति हो जाएगी थोड़े दिन में कि आप खुद नहीं दिखाई पड़ेंगे। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है उनके मानसिक अवरोहन का, जो नीचे गिर रहे हैं वो इसी वजह के लोग छेड़ेंगे। आखिर में एक बात कहूंगा कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो आजाद हिंद फौज में थे, और उनको 2-3 क्वेश्चन उनके फौज के आते, आखिर में अपना करते रहते थे। तो कभी कभार बच्चे उन्हें छेड़ते थे, दूर से वो आवाज निकाली और फिर वो डंडा लेके भागते चले जाते थे गांव के बाहर तक, फिर कोई आवाज आ जाती थी। अब नरेंद्र मोदी यही करेंगे, ये लोग छेड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, तो कभी टिफिन का किस्सा होगा, कभी चोरी का किस्सा होगा, तो कभी चाय का किस्सा होगा, सारे किस्से आएंगे। और दूसरे की माँ की बात कर रहे हैं, अभी अपनी माँ का भी जिक्र करेंगे, आने दीजिए समय पर। ये मान लीजिए कि अब इनकी कलई उतर गई है। कलई अनिल जी भी जानते हैं, मिश्रा जी भी जानते हैं,
राजेश भाई, अब कलई उतर गई है, ये रंग उतर गया, आप कुछ भी कर लें, अब नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में हमारे साथ अनिल सिन्हा साहब जुड़े हैं। अनिल सर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारी चर्चा में। ओम प्रकाश जी, ये जो आज का भाषण अभी चल रहा था, आप शायद, मैं क्योंकि लाइव में हूं तो जिस समय मैंने शुरुआत की थी तब तक चल रहा था, पौने 2 घंटे का भाषण। मैं आखिर तक देख कर आया हूँ। आप आखिर तक देख के आए। चलिए मैं आप ही के पास फिर पहले आ जाता हूं। उन्होंने जो बाल बुद्धि की बात कही अनिल सर, 100 मर गए हैं वहां पर, हाथरस में 100 100 के मरने की पुष्टि जी हो गई जी है। जी जी। देखिए मैं पहले अनिल सर जो बाल बुद्धि और इधर वृद्ध बुद्धि, अब आप क्या कहेंगे? मैं ये इसमें शुरुआत में अलाइनमेंट बिगाड़ दिया राहुल गांधी ने। जो ये सत्र है, जिस तरीके से मोदी बीते दो, चाहे मोदी 1 हो, मोदी 2 हो, और ये जो मोदी 3 है, अभी तो 7 दिन, जुमे 7 दिन हुए हैं, और जो अंदाज उन्हें, जिस अंदाज में कहा है, कहीं से कहीं तक ना तारतम्य मिल रहा है, ना कोई उसमें जवाब आ पाया है। ओवरऑल जो राजेश भाई ने भी शुरुआत में कहा था कि खींच रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये राजेश जी की टिप्पणी थी। क्या आप ओवरऑल पर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए ओवरऑल का क्या है कि एक तो पहले तो मैं ये जरा लास्ट वाला उनका जो सेंटेंस है वो बता दूं। मोदी किसी से डरने वाला नहीं है, और वही उसी टाइप का उनका हो गया। और एक अकेला सब पर भारी, मोदी किसी से डरने वाला नहीं, लास्ट सेंटेंस है मेरे ख्याल में। और उसी से मिलते जुलते 3-4 शब्द है। उन्होंने कहा कि मैं हारने वाला नहीं, जितने क्या क्या वो, हाँ मतलब मसल फ्लेक्सिंग बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, बाहें दिखाना, वो उन्होंने किया वहां पे। और एक तो ये लास्ट उनका था, मतलब आप इसी से निचोड़ ले सकते हैं कि उनका पूरा ओवरऑल जो ये था, डायरेक्शन था, वो किधर था। यहाँ उन क्लाइमेक्स, यही क्लाइमेक्स देखने के लिए मैं था बैठा हुआ, और यहाँ ज्वाइन नहीं किया मैंने, सॉरी इसके लिए। दूसरा ये है कि अभी उनको इसी बीच में उनका भाषण मतलब क्लाइमेक्स की ओर जा रहा था, तो हाथरस में भी 60 लोगों के मरने की खबर आई है, भगदड़ की। 100 हो गए, 100 आ गए। तो उसकी खबर उसको मतलब वो उनके पास आ गई। उन्होंने दिया, ये क्या कहते हैं, किरण रिजिजू ने उनको पीछे से, और उसको उन्होंने संवेदना व्यक्त की। और संवेदना व्यक्त करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं संकल्प वाला हूं, फला हूं, और अंत में छाती ठोका। अब आप जरा सोच लीजिए कि इस आदमी की सेंसिटिविटी क्या है। और ये पूरा, ये तो वायरल करना चाहिए कांग्रेस वालों को कि 100 लोगों की खबर है, वो भी दिल्ली से, संसद से 100 किलोमीटर होगा। हाथरस कितना होगा? 150 किलोमीटर पे हाथरस है। 150 किलोमीटर पर वो भी भोले बाबा का सत्संग है। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा सत्संग पे, लेकिन आप समझ लीजिए कि क्या प्रशासन है, क्या मतलब किसी मंत्री को तत्काल रवाना किया जा सकता था। रवाना तो छोड़ दीजिए, इसके बाद वो अपना पोस्टिंग संवेदना व्यक्त कर दी, और उसके बाद वो तुरंत मतलब उसी लाइन में, मतलब उसी आप पैराग्राफ अगर लेंगे तो उसी पैराग्राफ में उन्होंने ये बात कही। कितना भद्दा था। आज लोएस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के कई भाषण मैंने कुछ के सुने हैं और कुछ के मैंने पढ़े हैं। उनका जवाहरलाल नेहरू का कुछ का देखा है, इंदिरा गांधी का। इतना लो लेवल का भाषण कोई नहीं, किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं। और कुछ से कुछ अनाप शनाप, और सिर्फ राहुल गांधी को और कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। अरे और उसके बाद चेतावनी देखे, कुछ बदलने वाला नहीं है। अब है ये कि जो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, और बीजेपी के लोग हैं कि अगले अगर 10, 20, 50 साल अगर बीजेपी को रहना है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो उनको बाहर करना पड़ेगा, मतलब उनको उतारना पड़ेगा अपनी गद्दी से, नहीं तो वो लूज कर जाएंगे पूरी तरह से। ये शख्स तो इतना आत्ममुग्ध है कि कुछ सुनने के लिए और बदलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बता रहा है कि देशद्रोही है राहुल गांधी, देशद्रोही है कांग्रेस, नेहरू तक को उन्होंने उसमें लपेट में ले लिया। ये मतलब बताइए। और सेम मतलब लाइन में न कोई परिवर्तन है, न कोई मतलब लाइन लेंथ वही है, पिच जो है बदल गया है, इसकी उनको चिंता नहीं है। बुरी तरह से
पराजित होंगे, ये आप देखिएगा। ऐसा ही होता है हर तानाशाह का, और उन्होंने चेतावनी दे दी है। अभी आप देखेंगे एजेंसी, बिल्कुल मैं वो सवाल करूंगा सर। मैं एक सवाल मेरा हाँ, है वो कि मैं सभी से आखिरी में पूछूंगा वो सवाल। आप जो चेतावनी है, जो उनका अंदाज है, उसका मुझे लगता है अभी देखने में हमको मिलेगा शायद। वो सवाल मैं आप सबसे भी करूंगा, अगर आप अनुमति तो। मैं एक ओम प्रकाश जी, बहुत देर से हम शुरुआत से जुड़े हैं, मैं एक टिप्पणी ओम प्रकाश सर की लेना चाहूंगा। ओम प्रकाश, ये जो पूरा निचोड़ आपने, अब मैं आपका वैसा निचोड़ वाला एक अंदाज होगा, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। प्रधानमंत्री का जो भाषण है, वो जो अभी अनिल सर ने कहा कि शायद ऐसा इतना इतना ऐसा भाषण कभी नहीं सुनने या देखने को मिला होगा। दिशाहीन, कोई सिलसिला नहीं, जो विपक्ष ने जिन मामलों पर जवाब मांगा था वो कुछ नहीं, सिर्फ डर, दहशत, भय फैलाने वाला या धमकी भरा। क्या आपकी अपनी जो विश्लेषक के नाते क्या आपका अपना ओपिनियन है प्रोफेसर सर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा। संसद में जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से राजेश ठाकुर जी ने बताया, अरुण दीक्षित को भी सुन रहे थे हम लोग। तो प्रधानमंत्री डिफेंसिव में है, ये हम लोग जानते हैं, और यहां से ये जो ढलान है वो ढलान और भी ज्यादा चौड़ा होगा और भी खाई की तरफ ही जाएंगे। पर ये समझने की जरूरत है जो महत्वपूर्ण क्या बिंदु है जो परिवर्तन के। ये 2014 से 2019 का यदि वक्त देखें तो ये देश में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति द्वारा शासित देश हो जाए, इस तरह का मुहिम छेड़ा गया था। वही उनका प्रचार भी है जो मोदी के ऊपर फोकस करके। और उसके बाद 2019 का जो संसद था उसके 2-3 साल पहले 2021-22 से ये जो अति मानव का रूप दिया गया, तो राजतंत्र, तो एक तो अमेरिकन सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसका एक मामला था। उसके बाद अलग तरीके से देखा जाए 21st सेंचुरी के में एक तरह का राजतंत्र। तो ये दोनों जगह पर मोदी और बीजेपी की सरकार फेल हो गई है। तो इसलिए जब ऑपोजिशन कहती है जो हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं और संविधान को लेकर सामने रखकर राहुल गांधी जी हो या स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो, वो सामने आगे आती है, तो नरेंद्र मोदी के साथ डिफरेंस यही है, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक्चुअली मजबूरी है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। ये इनका चॉइस नहीं है। तो इसीलिए इसके पहले ये अच्छी तरह से रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास सब व्यवस्था थी। पर अब वो व्यवस्था चरमरा गई है। जनता जनार्दन ने जो फैसला है, आज के भाषण, आज का उनका जो भाषण है उसने कितना निराश किया। आप एक अगर हम उसको देशवासी के नाते देखें, क्योंकि देश के जो इश्यूज हैं जिन पर जवाब प्रधानमंत्री जी, वो भाषण जो अभी बात की हमारे पूर्व के पैनलिस्ट ने, कि वो लग रहा था कि चुनावी भाषण है। कल आप बार किताबें निकल रही थी, नियम आ रहे थे, कानून। आज विपक्ष ने उस तरीके की बातें नहीं कही, वो चाह रहे थे एक्सपोज हो, उनका ऐसा मंशा लग रही, वो नारे लगाते रहे खामोशी से। उसका कारण क्या है? मणिपुर पे बोले, इस पे बोले, वो करते रहे अपना। तो उसमें इलेक्शन कैंपेन के समय में भी और अभी भी नरेंद्र मोदी जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए उसको अवॉइड करते हैं। तो इसलिए वहां पर निराश होने की कोई बात ही नहीं है। दिस इज सिग्नेचर नरेंद्र मोदी। नहीं तो इसमें ऐसा माना जाए कि विपक्ष जो एक्सपोज करना था देश के सामने प्रधानमंत्री को, उसमें सफल हो गया, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम तो ऑपोजिशन के साथ है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं है। ये जो नया 18th लोकसभा है और इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें वो पूरा दिख रहा है। इसीलिए कल जब राहुल गांधी जी ने बोला, आज अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, महुआ मोइत्रो ने बोला है, डीएमके से, एनसीपी से जो बातें कही गई है, इसमें से जो भी तर्क थे
उसके ऊपर नरेंद्र मोदी या उनके बीजेपी के ओर से कोई सामने नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि ये तो तथ्यों के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो है ये इनके हाथ से निकल गया है। सो देयरफॉर ये बिजनेस एज यूजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का सरेंडर है और एक तरह का ये अबनमन है, और वो और खाई और बढ़ता ही जाएगा और वो नीचे ही जाते रहेंगे। इसलिए आप जो डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जो इसमें क्या आपको निराशा दिखी, आशा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जितने भी सवाल किए गए हैं ये इलेक्शन कैंपेन से भी रिलेटेड थे। एक भी सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी और इनके मंत्रियों ने नहीं दिया था और आज भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गवर्नेंस का रिकॉर्ड तो बहुत ही पुअर है। रेटोरिक में बहुत ही रिच रहे और वो रेटोरिक अब नहीं चल पा रहा है। ये बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे उसको थोड़ा और सुधार लेता हूँ कि कहीं जो उनके अंधभक्त हैं वो भी कहीं निराश होंगे, ऐसा मैं बोल देता हूँ। राजेश सर और सभी से मैं सवाल करना चाहूंगा, जो उन्होंने आसंदी से जो कहा और साथ साथ जो उन्होंने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जो उनके खिलाफ मामले मुकदमे जो हैं, जो भ्रष्टाचार के ब्लेम्स हैं, उसमें कई संकेत नजर आए। उन्होंने ये धमकी या एक चेतावनी दी कि भैया अभी आप बरी नहीं हुए हो। हम ये देखते हैं कि मोदी जब कोई रास्ता नहीं होता है, उन रास्ते ना होने पर वो रास्ता फिर वो अपनाते हैं कि जो कैसे उनके पास जो हथियार हैं उसके थ्रू बुलडोज किया जाए। तो क्या कुछ वो रिपरकेशन राजेश सर देखने को मिल सकते हैं? सभी से मेरा सवाल होगा। और जो अभी बात कर रहे थे, निराश तो जो इनके खुद के समर्थक या वो रहे होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं अब कोई बताने या ये नहीं है कि देखिए कि राहुल को माकूल जवाब दिया गया। दोनों पर टिप्पणी राजेश सर और मैं सभी से दूंगा। राजेश सर आपसे शुरू। देखिए, पहले ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री को एक घटिया जोक भी कह देता था तो लोग ठा के लगाते थे। इस बार आप देखो, उन्होंने वो व्यंग करने की कोशिश की, भद्दे व्यंग करने की, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स उन्हीं के लोग नहीं दे रहे थे। और मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी अब दूसरी बार जब भाषण देने के लिए खड़े हो तो सत्ता पक्ष वॉकआउट कर जाए। ऐसी भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि आज जो परिस्थिति हुई है हमको ये भी देखने को मिल सकता है। और आज जो स्थिति हुई है, आपने जो कहा कि उन्होंने संकेत में दो चीज की। एक ये चीज की कि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, दंगा कराने वाले लोग हैं, दंगाई लोग हैं। तो क्या कोई डिजाइन तैयार कर रहे हैं वो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से पहले, और उसका आरोप जो है वो विपक्ष पर मढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी चीज ये है, उन्होंने ये बताया कि अभी आप जो है वो अपराध से मुक्त नहीं है, तो एक प्रकार से वो धमकी देने की कोशिश की जा रही है कि जो केजरीवाल के साथ, हेमंत सोरेन के साथ हुआ है कि आपका खिलाफ कोई भी सबूत ना हो, उसके बावजूद भी हम 5-6 महीने या 12 महीने तक आपको जेल में डाल सकते हैं। लेकिन ये सारे डर से ये लोग मुक्त हो गए। आज जो संसद के अंदर लोग हैं और जिस प्रकार से बोल रहे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद, खुद पप्पू यादव ने यही तो चीज कही कि आप राहुल चालीसा कर रहे हो, आप इंदिरा चालीसा कर रहे हो, आप नेहरू चालीसा कर रहे हो, आप काम की बात कब करोगे? तो आज भी प्रधानमंत्री ने जो है उनको सच फिर से साबित कर दिया। विपक्ष के जितने भी लोगों ने जितनी बातें की वो सारी चीजों को नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सच कर दी। तो ये देश के लिए तो निराशा या आशा की सवाल रहता नहीं है उनका जो भाषण है, लेकिन उनके जो समर्थक है और उनके पीछे बैठने वाले लोग हैं उनको भी लगता होगा कि यह क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति खड़ी हुई है उसके पीछे ये चुनाव का नतीजा है। जो आदमी अपने आप को अजय समझता था, ये समझता था कि जो है मैं विश्व गुरु बन ही चुका हूं, 2046 2037 के सब ख्वाब देख रहा था, ओलंपिक और सबके, उसको जो है अल्पमत में आ जाना, बहुमत से जो है नीचे सरक जाना, वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। और इसलिए वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो 304 से 240 आ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपका जो टोटल है वो 99 है। भाई वो तो 44 से वहां से 99 है, उनका तो ग्राफ बढ़ा है, आपका घटा है। विश्लेषण वो कर रहे थे इंडिया गठबंधन के चुनाव का, उनके साथी पक्ष। दूसरी एक चीज, बहुत सारे लोगों ने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बात की, लेकिन उनका फोकस किस पर रहा? तो राहुल गांधी पर रहा। तो कहीं ना कहीं जो है वो राहुल गांधी एक फियर फैक्टर नरेंद्र मोदी के लिए बन रहे हैं, और वो जो है भारत जोड़ो यात्रा से ही बनना शुरू हो गए। लेकिन अब जो है जिस परिस्थिति खड़ी हुई है उसमें उनको ख्वाब में भी राहुल गांधी दिखाई देते होंगे, और उसका ही जो रिफ्लेक्शन है उनकी भाषा के अंदर। अनिल जी ने कहा मैं आखिर तक सुन के आया,
आपको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए अनिल सिंह साहब। मैं नहीं सह पाता, मैं 10 मिनट से ज्यादा फिर मैं जो है वो हेडलाइन देख लेता हूँ, क्या बोले उसी पर विश्लेषण कर देता हूँ। तो आपने पूरा भाषण सुना, इसके लिए मैं जो है अनुरोध करता हूँ, आपको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। 2 घंटे उनको इस तरीके से सुनना और वही वही बातें सुनना। एक चीज मैं आपने मैं आप मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने किन परिस्थितियों में, मतलब किस मानसिक पर ये में पीड़ा के साथ उसको भोगा, उसको आप ही जान सकते हैं। झेलना असल में है क्या कि हर चैनल वाले बुलाते हैं, अगर जी आप जी पूरा नहीं सुनेंगे तो आप उसका मुश्किल है। विश्लेषण विश्लेषण कैसे उसकी मजम्मत इसीलिए मजम्मत कैसे मतलब भी कीजिएगा? मेरा कई बार बीच में लग रहा था क्या कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लेकिन झेलना था, क्योंकि अब सप्ताह भर चलेगा, महीनों भर चलेगा। क्योंकि जी इसके जी लिए मैंने, मतलब मेरा ऑक्सीजन में नहीं, ऑक्सीजन में प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से, अदरवाइज तो बिल्कुल। कब के लग रहा था, मतलब इसमें तो टीवी जो है तो टूट जाए तो बंद कोई। कर दीजिए, बंद कर दीजिए टीवी को, चैनल चेंज कर दीजिए। अरुण सर, इसमें एक चीज और भी मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी में, जो मैंने कहा कि कहीं भय दिखाया गया और ये दिखाया गया, और उनका जो बदला लेने का जो एक शैली हमने 10 सालों में देखी, वो उसमें कहीं झलक रही थी, जो उन्होंने संकेतों में कही। और दूसरी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण, जो पूरे चुनाव में राहुल गांधी या इंडिया अलायंस सफल रहा था कि वो फंसा ले रहा था। इसमें भी देखिए, कल से लेकर आज तक हम निरंतर देख रहे हैं, भले ही उनको कोशिश की गई है उस मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की, लेकिन देश ने बार बार उस भाषण को सुना है। ये चाहे वो जितने मुख्यमंत्री हैं, योगी से लेकर और असम के मुख्यमंत्री, सबने उसको सुनने के लिए मजबूर कर दिया। जो नहीं कि राहुल गांधी ने से कहा क्या है, तो क्या आप फंसा लिया है विपक्ष ने पूरे अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट। सबसे पहले मैं अनिल जी को बधाई दूंगा, उन्होंने अपनी इथिक्स को बचाए रखने के लिए पूरा अनइथिकल भाषण सुना। बहुत ये बड़ा अच्छे, काम बहुत है, अच्छे। अपनी इथिक्स को लेकर सब चीजें जो है। दूसरी चीज ऐसा है, देखिए संजीव जी, अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे सकते। मैं दूसरी बात कहता हूं कि आप धमका दे रहे हो। अरे भाई, जिस नेशनल हेराल्ड केस को आपने, राहुल गांधी जमानत पर है, अगर ऐसा था फांसी लगवा दो ना, बात खत्म हो जाए। आप कुछ कर नहीं सकते। अगर देश इतना मूर्खों का देश नहीं है, सबको दिखाई पड़ता है। अगर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तमाम बड़े नेता जेलों में गए, तो फिर शिवराज सिंह चौहान कैसे बैठे हैं संसद में आपकी बगल में? व्यापम घोटाला, नीट का जो बाप है, वो कहां से शुरू हुआ? और आपकी सीबीआई, अभी तो नरसिंह घोटाले में सीबीआई के अफसर बर्खास्त हुए हैं। आपने ये कर दिया कि आपकी केंद्र की सीबीआई मध्य प्रदेश आके वो जो है वो भ्रष्टाचार खुद उसमें शामिल हो गई। तो देख सब रहे हैं, जब अयोध्या बह रही है वो भी लोग देख रहे हैं, रोज हवाई जहाज गिर रहे हैं, हवाई अड्डे गिर रहे हैं, वो भी लोग देख रहे हैं। लोग हर चीज देख रहे हैं। उसके बाद आपकी, माफ करिएगा अनिल जी, हमारे वरिष्ठ हैं, बहुत पुराने साथी हैं, सहकर्मी, आपकी बकवास सुनने को अब सबको समझ में आने लगे। छोटे बच्चे, आप घरों में नेटवर्क देखिए, की समस्या है प्रधानमंत्री सर, का आप। भाषण, हाँ शक्ल नहीं देखना चाहते जी। वो। क्यों? क्योंकि आप मुद्दों पर नहीं है। आज भी आपने राहुल को सारी चीजें कह दी, उन्हें बालक बुद्धि कह दिया, सब कह दिया। अरे भाई, इस बालक बुद्धि को 10 साल में आपने ठोक ठोक के इस लेवल पे ला दिया कि वो आपके सामने खड़ा होता है तो आप कूदने लगते हैं। राहुल की शक्ल देख के आपकी हार्ट नेट की बीट बढ़ती समस्या है, है। आपकी जवान लड़खड़ाती है, सब दिख रहा है। अगर आप, संजीव जी, मैं एक बात कहता हूं कि हम लोग सब बच्चों से बात करें तो बच्चे आज नरेंद्र मोदी पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अरे बकवास करते हैं। भाई, किन्हीं मुद्दों पर ये किस्से जो बच्चों के इन्होंने सुनाए, किसी बच्चे के साथ स्कूल में ऐसा नहीं हुआ होगा। टिफिन चोरी करके एक दूसरे के सबने खाए, पर ये नौटंकी जो इन्होंने जोड़ी है। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी अब सब कुछ खो चुके हैं, लोगों का विश्वास खो चुके हैं। बड़ी बातें गिनी आप। जब महिला पहलवान सड़कों पर रो रही थी, तब आपके मुंह में दही जमा था, उसको हटा दिया। ब्रजभूषण शरण को, उसके बेटे को टिकट आपने दे दिया। वहां आपका कोई परिवारवाद ना था, कोई कुछ नहीं चीज थी। जब मणिपुर में फौजी, पूर्व फौजी, लड़कियां, सब कुछ हो रहा है, और अब आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री कहता है कि म्यांमार के लोगों ने 900 गांव बसा लिए हैं। मैं मणिपुर में गया हूं, मोरे के इलाके से जुड़े हुए पूरी पहाड़ियों में। तो ये
आपकी पार्टी का मुखिया राज्य में जो सरकार चला रहा है वो ये कह रहा है, और उसके बाद आप उसे कंटिन्यू करने दे रहे हैं। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है कि मुख्यमंत्री रहते हुए 900 गांव बस जाए? नहीं खुलेगी नरेंद्र मोदी की जबान, नहीं खुलेगी, कहीं से कुछ नहीं होगा। इन्हीं स्थितियों को आप हर राज्य में देख लीजिए। आज हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, क्या चल रहा है? आज विधानसभा में नर्सिंग घोटाला गूंज रहा है, लाखों छात्र परेशान है, 25 लाख नीट से जूझ रहे हैं। देखिए, ये बात अगली पीढ़ी को समझ में आ गई, उन हिंदुओं को नहीं समझ में आई होगी जो नमस्ते सदा बसले के जरिए चल के और हर बात पे पाकिस्तान करते हैं। उनको जरूर आ गई जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिनके बच्चे जो हैं आज कहाँ खड़े हैं। नेट यूजीसी सारी परीक्षाओं में घपला है, चाहे मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, और कब से शुरू हुआ है, कहां से हुआ है? तो भाई, हमने माना कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप नहीं पढ़े लिखे थे, पर अब तो नकल करने वालों को मत आगे आने दीजिए। अब आप अनपढ़ प्रधानमंत्री के समय सब नकल, चारों तरफ नकल। जादवपुर यूनिवर्सिटी से हैं मिश्रा जी बताएंगे, चारों तरफ पतन, और उसके बाद आप सीना ठोक रहे हैं कि मैं ताकतवर हूं। अरे ताकतवर अगर हिम्मत है और तुम बार बार माँ का बात करते हो, तो उन लड़कियों को देखो जिनको नंगा करके घुमाया गया, वहां पर निर्वस्त्र किया गया मणिपुर में। एक शब्द बोलो, नहीं बोल सकते तो भारत माता। वक्त की कमी, आप कंक्लूड कीजिएगा तो मैं दोनों। आप सुनिए कि जब ये कहते हैं कि वहां 900 गांव बस गए, ये और कांग्रेस ने नहीं कहा है, तब भी नहीं बोल रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से गांधी परिवार पर जो लगातार हमले कर रहे थे, अब देश की जनता ने उन हमलों को मानना बंद कर दिया है, और ये साफ हो गया है। जो संसद में गिनती है 240 पे पहुंचे हैं, गिनती के हिसाब से देखें तो वो तो 2 गुने हो गए और आप छट गए। और ये जो पीड़ा है, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, रोज राहुल गांधी निशाना बनेंगे, लेकिन राहुल जितना निशाना बनेंगे उतने मजबूत होंगे और सीधे खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी ने जो कंधे आज ठोके हैं, अब उन्हें दूसरों के कंधों की जरूरत है। अभी दूसरों के कंधों पर टिके हैं, अपना कंधा ठोक रहे तो एक तरफ नीतीश और एक तरफ नायडू थे। अगर ये ना हो तो बाहर बैठे होते, और ये पीड़ा उन्हें मानसिक अवसाद में पहुंचा देगी। वैसे तो पहुंच ही गए हैं, संतुलित तो कभी नहीं थे, लेकिन अब और बढ़ेगा, और ये आने वाले दिनों में इसका खामियाजा हम और हमारा देश भुगतेगा। बिल्कुल। अनिल सर, आपकी टिप्पणी सर। देखिए, आज इंडिकेट कर दिया उन्होंने कि आने वाले समय में जो ईडी सीबीआई का उपयोग है वो काफी ज्यादा करेंगे, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर लगाम लगाएंगे। ये जो आप मतलब जो अघोषित आपातकाल का जो क्लाइमेक्स है वो देखना होगा। अब जो चैलेंज है कांग्रेस के पास या जो विपक्ष के पास, वो है क्या कि उनको संसद से लेकर सड़क तक उसके लिए उनको करना पड़ेगा मतलब संघर्ष। अब इसका कोई उनके पास कोई ये नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने इसमें अनिल सर एक आसंदी का रोल और क्या देखिएगा, जो ताकीद नीचे से दी जा रही है बार बार। कल अमित शाह और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सख्ती से कहा कि ये जो है हो जो रहा है वो खतरे की बात है, इरादे नेक नहीं है। तो आसंदी भी कहीं कुछ अब उसको भी नहीं वो करेगा। उसमें तो उन्होंने कहा कि कठिन ये लेना, मतलब इनके कार्रवाई, कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। वो कांग्रेस को अराजकतावादी और उनको सामने में राहुल गांधी को ये सब उन्होंने लगाया, तो उन्होंने तो बकायदा प्रस्ताव एक तरह का रखा, प्रधानमंत्री का कहा हुआ तो, और आज उसने दिखाया भी उन्होंने, ओम बिरला। कल लोग बोल रहे थे क्या कि उनमें कुछ परिवर्तन आया है वगैरह। मैंने कहा कि मैं आज इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, कल का जो होगा, कल के उनके रवैये के बाद ही मैं कुछ समझूंगा कि कुछ परिवर्तन है। तो आज पता चल गया कि कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। 2019 वो रिपीट करना चाहते हैं, उनको वक्त का अंदाजा नहीं है, वह वक्त बदल चुका है, ये मुश्किल है। और इस लपेटे में बीजेपी को काफी कठिनाई होगी। मैं उसके खिलाफ हूँ बीजेपी के, और उनको बहुत ही खराब पार्टी मानता हूँ वैचारिक रूप से, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि जो भी विचारधारा है, कोई संगठन है, उसको जीवित रहना चाहिए लोकतंत्र में, उससे पॉलिटिकल फाइट होना चाहिए। बीजेपी इस काबिल भी नहीं रह पाएगी कि कोई पॉलिटिकल फाइट आगे के 10 साल 15 साल में कर पाए। ये स्थिति में वो मोदी जी उनको ला देंगे, ऐसी इमेज वो बना कर जाएंगे और इतना उसको पंगु बना देंगे पार्टी को, ऐसा मेरा अंदाजा है।
बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन की टिप्पणी सर आपकी, प्रोफेसर साहब, एक लाइन, मेरे पास बिल्कुल कम वक्त है, जितना संक्षिप्त में आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। राजनीतिक वातावरण बदल गया है, लोकसभा का कॉम्पोजिशन और कैरेक्टर बदल गया है। मोदी और बीजेपी यह जानते हैं पर यह मानना नहीं चाहते हैं, बिजनेस एज यूजुअल करना चाहते हैं। तो इसीलिए वास्तविकता के साथ इनका जो अवस्थान है, इसमें गैप बहुत बड़ा हो गया है, और ये जितना गैप बढ़ेगा इनकी हैसियत भी कम हो जाएगी और इनका राजनीतिक जो हाइट है वो भी बहुत कम होने वाला है। और विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है नेक्स्ट 3-4 महीने में, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या आपका हरियाणा, वहां से ये स्पष्ट दिखने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखने लगा है वो चीजें, और उनमें खींच और तमाम। एक बहुत शानदार, एक बहुत अच्छी चर्चा की। राजेश सर आपका, अरुण सर आपका, अनिल सर और प्रोफेसर सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, इसमें निकल कर यही आता है कि जो सदन में जवाब चाहिए विपक्ष को, वो जवाब देने की स्थिति में ना पहले थे मोदी और ना आज हैं। और जब जवाब नहीं है तो कहीं ना कहीं वही खींच, वही एक जो पिछला उनका जिस तरीके से वो रिएक्ट किया करते थे वैसे ही कुछ अंदाज बना हुआ है। लेकिन जो विपक्ष है इस बार बहुत धारदार है, और उसने खासकर राहुल गांधी और टीम इंडिया ने पूरी तरह से बैकफुट पर इस सरकार को लाकर खड़ा कर दिया। और आने वाले जो दिन हैं उन दिनों में और ज्यादा कठिनाइयों का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और वो जब हारते हैं तो उनकी खींच आज जो दिखी, इस खींच के बाद जो वो एक कह लीजिए कि जो रिवेंजफुल रवैया उनका होता है, शायद वो मोदी की ओर से भी दिखेगा। और जो आसंदी ने 2019 से 2024 तक जो किया, वही कुछ स्थितियां फिर सदन में देखने को मिल सकती हैं। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो प्लीज ज्वाइन का बटन भी दबाइएगा, हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे पैनलिस्ट के जो धारदार विचार थे उन्हें लेकर आपकी क्या कुछ राय है। प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।